everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. Okay, मैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आपको सिखा रहा था, जिसमें मैंने सिंपल वाला फॉर्मेशन आपको बता दिया था, जिसमें हम जनरल ब्लेस या विश या कर्स करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टेटिव का सेकंड फॉर्मेट, जिसे हम कहते हैं केस ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर। तो है ये भी ऑप्टेटिव, लेकिन आज जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो केस ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर है। ठीक है, यानी कि कोई अपूर्ण इच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई है ना। और ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में आप काश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काश से। ठीक है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, इस तरह से। ठीक, रूल क्या कहता है, इसके अंदर भी दो रूल्स हैं। ठीक है, एक रूल आप आज पढ़ेंगे, एक रूल आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है कि काश के सेंस में आप इफ का यूज़ कर सकते हैं, आप ओ दैट का यूज़ कर सकते हैं, और आप वुड दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो काश के लिए इफ़, ओ दैट या वुड दैट, तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप ओ दैट या वुड दैट का यूज़ करेंगे तो इसके ठीक बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, लेकिन इफ़ के ठीक बाद एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद, ये तो काश के लिए हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद अब आपको देखना है कि ये जो काश से आप कोई इच्छा जता रहे हैं, अपनी विश जता रहे हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर जता रहे हैं, वो वर्ब के कौन से सेक्शन में है? वो एक्शन है, वो बीइंग है, या वो पोजेशन है? ठीक है, ये तीनों आपको समझना है। अगर वो एक्शन है तब तो जो भी एक्शन होगा वो एक्शन आप लिख देंगे V2 में। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर वो बीइंग है तो आप V2 की जगह वर लिखेंगे, और अगर वो पोजेशन है तो आप हैड लिखेंगे। और ये याद रखिएगा कि इन तीनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आ सकते या तीनों नहीं आ सकते, कोई एक। अगर एक्शन बताया जा रहा है, काम बताया जा रहा है, तो V2। अगर किसी का होना बताया जा रहा है, होने की इच्छा की जा रही है, तो वर। अगर किसी के पास कुछ होने की इच्छा की जा रही है तो हैड। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे क्या? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आप एक्स्ट्रा लिखेंगे, और एक्स्ट्रा के बाद अगर आपने शुरू में इफ लगाया है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में आएगा, और अगर आपने शुरू में ओ दैट या वुड दैट लगाया तो एक्सक्लेमेशन मार्क पहले आ जाता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, तो ये हमारा रूल है। अब इस रूल को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आपको इसके एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, वो भी सिंपल सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से आप देखेंगे, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, हमें ये तो पता है कि सारा खेल वर्ब का ही होता है, फॉर्म्स का, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब की फॉर्म है ना, और उसके सेक्शंस, इनका ही पूरा खेल है कन्फ्यूज़न का। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, ये सब तो हर जगह सिमिलर होते हैं, एक आध वर्ड इधर उधर और हो जाता है, लेकिन मेन जो गेम फंसता है, जो कन्फ्यूज़न है, वो सारा वर्ब का गेम है। वर्ब को सही तरह यूज़ करना आ गया तो इंग्लिश आधी आपको आ गई। ठीक है, तो इसको देखते हैं। वर्ब के खेल की जब हम बात करते हैं, मेनली वर्ब की, तो इसमें क्या है, 3 सेक्शंस होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया। 3 चीज़ें डिनोट करता है वर्ब: एक्शन, बीइंग और पोजेशन।
ये 3 चीज़ें वर्ब डिनोट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारे सिंपल सेंटेंसेस अगर प्रेजेंट में हैं तो वो कैसे बनते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए, तो मैं अपने बारे में सिंपली बात कैसे कर सकता हूं। अगर मैं एक्शन प्रेजेंट करूंगा तो मैं अपना कोई काम बताऊंगा, जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ अपना काम बताया, सिंपल प्रेजेंट है ये, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। बीइंग में मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, तो मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। सिंपल, मैंने यहाँ अपना काम नहीं बताया, मैं क्या हूँ ये बताया, अपना होना बताया। और पोजेशन में मेरे पास क्या है मैं ये बताऊंगा, जैसे मैंने कहा आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक बाइक है, ठीक है। तो एक्शन यानी कि कोई काम, बीइंग यानी कुछ होना, पोजेशन यानी किसी के पास कुछ होना, किसी चीज़ पर अधिकार दिखाना। तो सिंपल सेंटेंसेस तो हमारे ऐसे बनते हैं, एक्शन, बीइंग, पोजेशन के, ठीक है। यही चीज़ अगर हमें अनफुलफिल्ड डिज़ायर में एक्सप्लेन करनी पड़े तो हम कैसे करते हैं। अच्छा, इनको हम और अच्छे से समझें तो इनकी हिंदी भी हम समझते चलते हैं। जैसे इसकी हिंदी क्या है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसकी हिंदी ये, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी समझ लें अच्छी तरह से, इसलिए मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ। तो इसकी हिंदी क्या हो गई, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम अ टीचर, राइट। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है, दोपहिया है ना, बाइक भी कह सकते हैं। मेरे पास एक बाइक है, ठीक। तो ये है। अब यही सेंस अगर काश वाले में जाए, यही सेंस ये हो जाए कि काश मैं अंग्रेजी पढ़ाता, अगर मैं ऐसे बोल दूं काश मैं अंग्रेजी पढ़ाता, तो यहां पर काश वाला सेंस आ गया। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, काश मैं अंग्रेजी पढ़ाता, तो काश के लिए इनमें से कोई एक, जगह कम है इसलिए मैं हर बार इफ लूंगा। आप चाहें तो इफ की जगह ओ दैट या वुड दैट यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिखा इफ, फिर सब्जेक्ट है मैं, इफ आई, फिर क्योंकि यहां एक्शन है, पढ़ाता काम है, तो हम V2 का यूज करेंगे, इफ आई टॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, काश मैं अंग्रेजी पढ़ाता, इफ आई टॉट इंग्लिश, सेकेंड फॉर्म, इफ आई टॉट इंग्लिश, ठीक है। अब बीइंग के केस में जैसे है, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, अगर यही बात ऐसे होती, काश मैं एक अध्यापक होता, अब यहां मेरा काम नहीं बताया जा रहा ना, मेरा होना बताया जा रहा, काश मैं अध्यापक होता, है ना। तो इसमें अगर हमने लिखा तो काश के लिए इफ, सब्जेक्ट यहां पर भी आई है, इफ आई। अब यहां होना बताया जा रहा है तो वर आएगा। तो आप ऐसे समझ लें कि इज एम आर की जगह अनफुलफिल्ड डिजायर में वर आ जाता है, ठीक है। तो इफ आई वर अ टीचर, काश मैं एक अध्यापक होता, इफ आई वर अ टीचर, सिंपल। अब ये वाला देखते हैं, पोजेशन वाला, मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। अगर सेंटेंस होता काश मेरे पास एक बाइक होती, तो क्या बनेगा, काश के लिए इफ या ओ दैट या वुड दैट, सब्जेक्ट यहां पर भी है आई, इफ आई। अब किसी के पास कुछ होता तो उसके लिए हैड आएगा,
यानी आप यूं समझ लीजिए कि हैज़ हैव की जगह अनफुलफिल्ड डिज़ायर में हैड आ जाता है। तो इफ़ आई हैड अ बाइक, काश मेरे पास एक बाइक होती। इफ़ आई हैड अ बाइक, है ना, सिंपल एंड ईजी। तो ऑल इन ऑल आप यहाँ कुछ खास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना कर रहे हैं कि काश की जगह आप इफ़ लगा रहे हैं, ओ दैट या वुड दैट भी लगा सकते हैं काश के लिए, और बाकी जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। एक्शन में जो एक्शन है उसकी सेकेंड फॉर्म, और बीइंग में इज एम आर की जगह वर ला रहे हैं, और पोजेशन में हैज़ हैव की जगह हैड ला रहे हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें वॉज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, वॉज इसमें यूज़ नहीं करते हैं हम, ठीक है। सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस में आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ वॉज लगता है। तो हो सकता है आप में से कोई कंफ्यूज्ड हुआ हो कि यहाँ तो आई है, आई के साथ तो वॉज होना चाहिए, लेकिन ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर का केस है, ये सिंपल पास्ट नहीं है या पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। यहाँ वॉज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, यहाँ सिर्फ वर आता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर हटाऊँ, ये आराम से यहाँ पर वीडियो पॉज करिएगा, पॉज करके इसे नोट करिएगा, और नोट करने के बाद इसे कम से कम 4-5 बार पूरी तरह से एकदम थरली पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, ठीक है। वैसे इतना टफ नहीं है, आप अगर अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सेंटेंस आपका आता है, मान लीजिए कि काश वह मेरा भाई होता। मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपको बहुत पसंद है, आप कह रहे हैं काश वो मेरा भाई होता, है ना। तो काश वह मेरा भाई होता, तो काश के लिए आपने सिंपली लिखा इफ़ या ओ दैट या वुड दैट। इफ़ मैंने शुरू में बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ले लिया है, इसलिए यहाँ पर हम दूसरे वर्ड्स ले लेते हैं। तो ओ दैट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, वह मेरा भाई होता, ही वर, ही के साथ भी वर, ठीक है। और यहाँ वर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ सिर्फ होता बताया जा रहा है, यहाँ कोई काम नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर कोई किसी के पास कुछ होना नहीं बताया जा रहा है, वो होता, तो होता बताया जा रहा है, तो बीइंग का केस है ये, है ना। तो यहाँ वर आएगा, ओ दैट ही वर माय ब्रदर। अब यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पहले लग चुका है। अब मान लीजिए दूसरा सेंटेंस आ रहा है कि काश उसके पास मेरा पता होता। काश उसके पास मेरा पता होता, सिंपल है। काश के लिए ओ दैट या वुड दैट या इफ़, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। हमने वुड दैट लिख दिया इस बार। फिर उसके पास होता तो ही। अब यहाँ किसी के पास कुछ होता आ रहा है, इसका मतलब ये पोजेशन का केस है ना। पोजेशन का केस है तो हम हैड का यूज करेंगे। तो वुड दैट ही हैड मेरा पता, माय एड्रेस, वुड दैट ही हैड माय एड्रेस। एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ लग चुका है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो काश वह मेरा भाई होता, ओ दैट ही वर माय ब्रदर। काश उसके पास मेरा पता होता, ओ दैट या वुड दैट ही हैड माय एड्रेस, ठीक है। अब एक्शन वाला भी देख ले रहे हैं, एक और सेंटेंस एक्शन आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए सेंटेंस है कि काश तुम यहाँ रहते। अब रहना तो एक्शन है ना, काश तुम यहाँ रहते, रहना एक्शन है, ठीक है। काश के लिए हमने फिर वही ओ दैट या वुड दैट या इफ़ में से कोई एक ले लिया। वुड दैट ले लेता हूँ इस बार, चलिए
तुम के लिए यू, वुड दैट यू। रहते, रहना, लिव, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, लिव्ड, वुड दैट यू लिव्ड। यहाँ के लिए हियर, वुड दैट यू लिव्ड हियर, काश तुम यहाँ रहते। है ना, सिंपल एंड ईजी। ऑल इन ऑल आपको दो चीज़ों पर फोकस करना होता है, क्योंकि पूरा खेल मैंने बताया वर्ब का है। आप सेंटेंस फॉर्मेशन में देखेंगे कि बाकी चीज़ें तो बहुत ईजिली समझ में आ जाती हैं, कंफ्यूज करती है वर्ब, है ना। टेंस भी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म, ठीक है। वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो कंफ्यूजन होगा उसी में, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म में। नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चेंज करने का कॉन्सेप्ट है वो ईजिली समझ में आ जाता है। मेन कंफ्यूजन वहाँ पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का ही होता है, ठीक है। तो एक बार वर्ब के नेचर को अच्छे से समझ लिया, वर्ब के फॉर्म्स के यूजेस को अच्छे से पकड़ लिया, तो आपकी आधी इंग्लिश आपको आ गई है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एक बात थी। तो मैंने क्या बताया कि आपको पकड़ना क्या है, आपको पहले तो देखना है कि वो वर्ब का कौन सा, जो तीन मैंने बताए है ना, कि वर्ब तीन चीज़ों को डिनोट करती है, तो कौन सा डिनोशन है, एक्शन है, बीइंग है, पोजेशन है, क्या है, वो पकड़ना है पहली चीज़। दूसरी चीज़ पकड़ना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो ये जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर वाला है, ये बनता हमेशा पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसका सेंस प्रेजेंट को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने पॉजिटिव वाले एग्जाम्पल्स देखे। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए, अनफुलफिल्ड डिज़ायर का ही नेगेटिव हो जाए अगर, तो हम क्या करेंगे। काश के लिए फिर हमारा वही है, इफ है, ओ दैट है, वुड दैट है, इनमें से कोई एक ले लेंगे काश के लिए, फिर सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर अब यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर बीइंग का केस है तो हम वर्ग के ही साथ नॉट जोड़ देंगे, अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इंग्लिश में ऐसे ही करते हैं ना। बीइंग का केस होता है तो सीधा कह देते हैं आई एम नॉट, ही इज़ नॉट। अगर ब्लेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो ही इज़ंट, आई आरेंट, एम नॉट की ब्लेंडेड फॉर्म आरेंट होती है, अभी आगे बता दूंगा, है ना। या ब्लेंडेड फॉर्म अगर अभी ना लें तो सीधा सीधा हम यही करते हैं ना, इज़ के साथ नॉट, एम के साथ नॉट, आर के साथ नॉट जोड़ देते हैं, वैसे ही वर्ग के साथ सीधा सीधा नॉट जुड़ जाएगा। लेकिन अगर बात एक्शन और पोजेशन की होगी तब हमें डू तो प्रेजेंट में लगता है, डिड लगेगा यहाँ पर क्योंकि सेकेंड फॉर्म वाला है, डिड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, और फिर हम अगर एक्शन है तो V1 लेंगे, पोजेशन है तो हैव लेंगे। अब यहाँ ना तो V2 आएगा ना हैड आएगा, क्यों, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म होती है। जब डिड सेकेंड फॉर्म होती है तो इसे सेकेंड फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप। इसको भी हम वैसे ही समझेंगे, सिंपल प्लस अनफुलफिल्ड डिज़ायर, दोनों के एग्जाम्पल से इसको भी हम समझेंगे। मैं यहाँ से ये 2 हटा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए। ओके, खेल पूरा वही है, समझना है अच्छी तरह से खेल को। पूरा खेल वही है, बस नेगेटिव हो गया। यहाँ पर भी मेन पूरा फोकस किस पर करना है, वर्ब पर, ठीक है। वर्ब के तीनों डिनोशंस पर, एक्शन पर, बीइंग पर और पोजेशन पर, तीनों पर, ठीक है। तीनों पर जब हम ध्यान देते हैं तो
आप देखेंगे कि ये तो सिंपल की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे पहले मैंने किया था सिंपल प्रेजेंट अगर है तो हम क्या करते हैं, और यहाँ मैं बात करूँगा अनफुलफिल्ड डिज़ायर की। ठीक है, अगर मैं इसे रिलेट करूं जो पीछे हम पढ़ कर आए हैं उसी से, क्योंकि हर चीज़ रिलेटेड होती है तो रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव कर दूं, जैसे मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूं, मैं गणित नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, चिकित्सक नहीं हूं, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक कार नहीं है, ऐसे करके अगर मैं क्या करूं, इन्हीं का नेगेटिव बना दूं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर किस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे, जैसे मैंने कहा आई डू नॉट, या मैं डोंट भी कह सकता हूँ, आई डू नॉट टीच मैथ्स, मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ। क्या हिंदी हुई इसकी, मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, राइट, ये तो हिंदी हुई। तो ये एक्शन का नेगेटिव फॉर्म हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम ऐसा सेंटेंस बनाएं कि काश मैं गणित नहीं पढ़ाता, काश मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, कुछ इस तरह का बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, काश के लिए इफ या वो दैट या वुड दैट, सब्जेक्ट चलो मैं लिख ही देता हूं, जैसे मैंने कहा काश मैं गणित नहीं पढ़ाता, ऐसा अगर मैंने लिखा तो मैंने इफ लिखा, इफ के बाद मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, है ना, तो इफ आई, फिर क्या चाहिए, नहीं पढ़ाता, तो यहां पर एक्शन है, एक्शन है तो हमें डिड नॉट प्लस V1 लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इफ आई डिड नॉट, अब यहां हमने टीच हमें लिखना है, टॉट नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि टॉट V2 है, वो पॉजिटिव में आएगा, जब नेगेटिव होगा तो वही V2 डिड नॉट प्लस V1 बन जाता है, यानी टॉट बन जाएगा डिड नॉट टीच, राइट। तो आई डिड नॉट, इफ आई डिड नॉट टीच मैथ्स, काश मैं मैथ्स गणित नहीं पढ़ाता, ठीक, ये बन जाएगा। बीइंग का केस देखते हैं, जैसे मैंने कहा मैंने कहा आई एम नॉट अ डॉक्टर, हिंदी क्या है, मैं एक चिकित्सक, बहुत शुद्ध हिंदी लिख रहा हूँ ना मैं, अच्छी बात है, हिंदी भी पता चलती जाएगी आपको। मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, मान लीजिए ये लिखा मैंने, मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अब अगर मैं कहता हूँ काश मैं एक चिकित्सक ना होता, तो मैं क्या कहूँगा, इफ आई, अब यहाँ होना का सेंस है, होना का सेंस है, तो आप देखिए यहाँ पर भी हमने एम के ही साथ नॉट जोड़ दिया, ऊपर क्या किया, टीच की जगह डू नॉट अलग से लगाकर टीच किया था नेगेटिव करने के लिए, लेकिन नीचे नेगेटिव करने के लिए एम के साथ ही नॉट जोड़ दिया, तो वैसे यहाँ भी करना है, वर्क के साथ ही नॉट जोड़ दीजिए, इफ आई वर नॉट अ डॉक्टर, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, हिंदी क्या बनेगी, काश मैं एक चिकित्सक नहीं होता, ये हो जाएगी हिंदी। पोजेशन पर आते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक कार नहीं है, आई डू नॉट हैव या आई डोंट हैव अ कार, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ा, नेगेटिव करने के लिए अलग से डू नॉट लगाना पड़ा, है ना। हिंदी क्या है, मेरे पास एक कार नहीं
है, राइट। तो जब मैंने उसे अनफुलफिल्ड डिज़ायर में बनाया तो क्या बनाऊंगा, काश मेरे पास एक कार ना होती, है ना। हिंदी में तो यही बनाऊंगा, काश मेरे पास एक कार ना होती। अगर मुझे ये सेंस देना है कि काश मेरे पास एक कार ना होती, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं सिंपली कहूँगा इफ़ आई did not have a car। सिंपल है ना, ऐसे होता है। तो मैं यहाँ पर हट रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करिएगा और इन्हें आराम से नोट करिएगा और नोट करके अच्छे से थरली इन्हें रीड करिएगा, ठीक है, माइंड में सेट होना चाहिए। तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक। तो नेगेटिव के लिए क्या करना है, नेगेटिव के लिए सिर्फ इतना करना है कि बीइंग का केस है तो वर्ब के साथ ही नॉट लगा देना है, लेकिन एक्शन और पोजेशन के केस में डिड नॉट लगाकर V1 और हैव करना पड़ेगा। ये बड़ा चेंज है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंपेयर करके करते हैं। तो बीइंग का केस सबसे सिंपल है, इसलिए बीइंग का केस ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि काश राहुल एक अधिकारी होता। तो अगर हमारा सेंटेंस है काश राहुल एक अधिकारी होता, तो हम काश के लिए इफ या ओ दैट या वुड दैट तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। फिर सब्जेक्ट राहुल, ओ दैट राहुल। होता बीइंग का केस है, साफ साफ दिख रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने वर लगा दिया, इफ राहुल वर एन ऑफिसर, एक अधिकारी, एन ऑफिसर। पहले आगे ना एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ फुल स्टॉप, सिंपल। अब अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस लिया, हमने कहा काश वह एक चपरासी ना होता। तो दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर काबिलियत बहुत है पर उन्हें मौका नहीं मिल पाया, या उनके पास पैसे नहीं थे लोगों को खिलाने के लिए, तो वो बड़ी पोस्ट पर नहीं पहुंच पाए, है ना। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लोगों के साथ, ठीक। तो मान लीजिए वही सेंटेंस बना दिया कि काश वह एक चपरासी ना होता। तो काश के लिए आपने ओ दैट या वुड दैट या इफ़ में से कोई एक लिखा और लिखने के बाद आपने सब्जेक्ट लिखा वुड दैट ही। अब ये भी बीइंग का केस है ऑब्वियसली, तो बीइंग का केस है तो हमें वही वर लिखना पड़ेगा, वर नॉट। तो वुड दैट ही वर नॉट आ पियन। तो क्या बन गया भाई, काश वह एक चपरासी ना होता, वुड दैट ही वर नॉट अ पियन, राइट। ऐसे होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये तो बीइंग का केस हो गया, इसमें सीधा सीधा वर्ब के साथ नॉट लगा दिया। पोजेशन का केस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा काश उसके पास धन होता। तो सेंटेंस है काश उसके पास धन होता, तो पास होता जब भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो पोजेशन हो जाएगा। तो पोजेशन का केस है, हमने सिंपली काश के लिए लिख दिया यहाँ पर ओ दैट। ओ दैट उसके के लिए ही या शी। पास होता तो हैड सीधा लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म, है ना। ओ दैट ही हैड। धन के लिए वेल्थ या रिचेस। रिच मतलब अमीर और रिचेस मतलब धन। तो ओ दैट ही हैड रिचेस, सिंपल। नेगेटिव में गया, काश उसके पास गरीबी ना होती।
काश उसके पास गरीबी ना होती, पोजेशन का ये भी है, नेगेटिव है। काश के लिए आपने ओ दैट वुड दैट में से कोई भी एक लिया, इफ़ भी ले सकते हैं। फिर उसके लिए आपने ही या शी में से कोई एक, ठीक है। अब उसके पास ना होती, नेगेटिव है, तो हैड का नेगेटिव हो जाएगा डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। तो ओ दैट ही डिड नॉट हैव, गरीबी के लिए क्या लिखेंगे, पॉवर्टी। ओ दैट ही डिड नॉट हैव पॉवर्टी, ठीक है, ओ दैट ही डिड नॉट हैव पॉवर्टी, सिंपल। तो हैड का नेगेटिव क्या बन जाता है, डिड नॉट हैव बन जाता है, ठीक है। हैड पॉजिटिव है अगर, तो इसका नेगेटिव क्या बनता है, डिड नॉट हैव, ठीक। यही सेम चीज एक्शन में भी करना है। जैसे सेंटेंस है, काश तुम उसे पहचानते, सेंटेंस है काश तुम उसे पहचानते। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्शन दिखाया जा रहा है, काम दिखाया जा रहा है, ठीक है। आपने क्या किया, काश के लिए इफ़, ओ दैट, वुड दैट, तीनों में से कोई एक। सब्जेक्ट है तुम, यू, इफ़ यू। पहचानने की इंग्लिश आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज। इफ़ यू आइडेंटिफाइड, सेकेंड फॉर्म, उसे के लिए हिम या हर बन गया, इफ़ यू आइडेंटिफाइड हिम या इफ़ यू आइडेंटिफाइड हर, ठीक है, पॉजिटिव है। नेगेटिव आ गया, मान लीजिए सेंटेंस है, काश तुम उसे ना भूलते, काश तुम उसे ना भूलते, ठीक है। ये क्या है, ये है एक्शन, ये भी है ना, काम यहाँ पर भी हो रहा है। तो काश के लिए आप यहाँ पर भी इफ़, ओ दैट, वुड दैट में से कोई एक लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लिखा यू, इफ़ यू। अब ना भूलते आ गया तो डिड नॉट लिखना पड़ेगा, डिड नॉट, और भूलने की इंग्लिश फॉरगेट, फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू डिड नॉट फॉरगेट, और उसे के लिए हिम या हर, ठीक। तो पॉजिटिव होती है V2 और नेगेटिव होता है डिड नॉट प्लस V1, ठीक है। ऐसे करना है। तो ये आपको आई होप याद रहेगा, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेंटेंसेस खुद से भी आप सोच सोच करके बना सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेगा फॉर्मेट याद करने में, याद रखने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी इसका एक और रूल है जो सिर्फ पास्ट को ही दिखाता है। ये वाला जो आपने रूल पढ़ा, इसमें प्रेजेंट का सेंस इन्वॉल्व होता है। यानी आप जितनी भी बात कर रहे हैं, जैसे काश मैं ऐसा करता, तो यानी अभी भी करता। काश मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता, मतलब अभी भी पढ़ाता। काश मेरे पास बाइक होती, मतलब अभी भी होती। काश तुम यहाँ होते, मतलब अभी भी होते। तो जितनी भी चीज़ें आपकी ये हैं कि होती, प्रेजेंट में भी मौजूद होती, वो सारी चीज़ें आप इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे कि जिनका प्रेजेंट से कोई रिलेशन ना हो, जो बात पास्ट में ही शुरू हुई, पास्ट की ख़त्म हो गई, पास्ट में ही ख़त्म हो गई, वो कैसे बनाया जाता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।